नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो एंशिएंट एंड मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 जिसके अंदर हमें कौटिल्य का थ्योरी ऑफ स्टेट्स या राज्य के सिद्धांत के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इसमें केवल और केवल हमें कौटिल्य के थ्योरी ऑफ स्टेट वाले थीम को पढ़ना है। देखिए, कौटिल्य ने बहुत सारे चीज़ों पे लिखा है, राज्य के बहुत सारे आयामों पे लिखा है, फॉरेन पॉलिसी पे लिखा है, मगर यहाँ पे केवल और केवल हमें थ्योरी ऑफ स्टेट्स को डील करना है। आप सभी जानते होंगे कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के अमात्य रहे हैं, और इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिसमें से एक है चाणक्य नीति और दूसरा है अर्थशास्त्र। ये इनकी पुस्तक है। आज की जो वर्तमान संदर्भ में जो अर्थशास्त्र का जो मीनिंग है वो इकोनॉमिक्स से है, अर्थशास्त्र से है, मगर यहां पे है पॉलिटिक्स प्लस में इकोनॉमिक्स, बल्कि पॉलिटिकल। अब देखिए, जो हमें ये जो थ्योरी ऑफ स्टेट है जो हमें पढ़ना है, ये जो थ्योरी ऑफ स्टेट है ये हमें मिलता है अर्थशास्त्र से। ये हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। अब देखिए, जो अर्थशास्त्र है यहाँ पे, ये लगभग ये मान के चलिए 15 बुक्स की सीरीज है। मतलब 15 बुक्स आएंगी और लगभग 150 चैप्टर्स हैं। अगर हम देखें, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो लगभग 4th या 5th सेंचुरी बीसी में लिखा गया है, जो कि एक बहुत ही प्रभाव या अत्यधिक प्रभावशाली ग्रंथों में से एक है। एक हाईली इन्फ्लुएंशियल ट्रीटाइज है ऑन इंडियन पॉलिटिकल साइंस या इंडियन पॉलिटी पे। और देखिए, जो अर्थशास्त्र है वो किस किस चीजों को कवर करता है। वो सबसे पहले क्या करता है, गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, मोनार्कल स्टेट कैसे होगा, यानी राज प्रशासन कैसा होगा, गवर्नेंस प्रशासन किस तरीके का, और जो मोनार्कल स्टेट है, जो राज्य है, जो राजतंत्र है, वो किस तरीके का होगा। इन सभी चीजों को वो कवर करता है। और देखिए, हम सब देखते आए हैं, देखिए जो इंडियन फिलॉसफी है, जो इंडियन जो थॉट है, उसका अंतिम जो गोल है या अल्टीमेट गोल क्या है कि धर्म को परस्यूट करना, धर्म के लिए कार्य करना। तो यहाँ पे जो कौटिल्य है वो धर्म के माध्यम से राज्य को किस तरीके से निर्मित कर रहे हैं, या फिर धर्म और दंड, ये दोनों शब्द संभाल के रखिएगा। एक हो गया आपका धर्म और एक हो गया आपका दंड। देखिए, अर्थशास्त्र में जो राज्य के सिद्धांत या जो राज्य की उत्पन्नता के सिद्धांत मिलते हैं, उसमें देखिए सबसे प्रमुख बात यही है कि जो मानवता है इसको आगे ले जाना है। किससे? मत्स्य न्याय से। ये जो मानवता है, ह्यूमैनिटी अवे फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेचर, जो मत्स्य न्याय की जो परिस्थिति है, मत्स्य न्याय की जो परिस्थिति है, उससे आगे ले जाना है मानवता को। इसीलिए राज्य का सिद्धांत का यह राज्य की गणना हुई। और यहाँ पे जो कौटिल्य है वो इसी चीज को आगे ले जा रहे हैं कि देखिए, हमें मत्स्य न्याय से आगे बढ़ना है। दूसरा क्या है कि जो नागरिक है वो अपने धर्म का पालन करें, और साथ ही साथ अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या उनके पास जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट्स हो वो उपलब्ध कराया जाए। देखिए, अर्थव्यवस्था को सुचारित रूप से चलाने के लिए जो जितना भी, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि अगर हम देखें, प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो
कौटिल्य अपने राज्य के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, एक तो सबसे पहले कि लोग जो जितने भी नागरिक है अपने धर्म का पालन करें, और दूसरा जो भी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सुरक्षित रहे। इसलिए राज्य का गठन, राज्य का उद्भव हुआ है। और इसके अंदर जो जो स्वामी है, देखिए यहाँ पे जो कौटिल्य है वो हमेशा स्वामी वर्ड का यूज करते हैं, राजा का नहीं यूज करते हैं। स्वामी, स्वामी से आगे हम देखेंगे इसका बेसिकली ये मान के चलिए कि मास्टर, जिसको किंग भी लिखा जाता है, बट यहां पे देखिए जो किंग है उसको ये धर्म की रक्षा करने के लिए उसको लाया गया है राज्य के शीर्ष पे। तो जैसे कि जो कौटिल्य का जो राजा है, जो स्वामी है, जो जिसका ये प्रयोग करते हैं, वो क्या है कि धर्म की रक्षा के लिए रहेगा। देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि केवल और केवल राजा का वर्चस्व को बनाना है, बल्कि जो कौटिल्य का जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है, बहुत वृहद है, कि एक ऐसी वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट करनी है जहां पे लोग अपने धर्म का पालन कर सके, स्वधर्म का पालन कर सके, और अपनी जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर कर सके। और उसी प्रकार स्टेट के अंदर बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस, ऐसे समूह होते हैं जो राजा है या जो स्वामी है उसके ऊपर नियंत्रित या फिर उसके काम को रेगुलेट कर सके। तो यहां पे केवल और केवल राजा की, जो स्वामी है उसकी केवल राजशाही को क्रिएट नहीं करना है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें जो व्यक्ति है अपने स्वधर्म का आराम से पालन कर सके। जैसा कि बताया गया कि जो अर्थशास्त्र है लगभग 15 बुक और 150 चैप्टर्स की बुक है। 15 स्मॉल बुक, मतलब सबको मिला के एक अर्थशास्त्र बनता है, जिसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। इसमें ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस तरीके का टैक्स होना चाहिए, किस तरीके का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है स्टेट का, या फिर जो इंटेलिजेंस, जैसे वर्तमान में देखेंगे कि भारत की रॉ है, सीबीआई है, तो वैसी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स की बात करी गई है। तो इन सभी पुस्तकों में अलग अलग विषयों पर व्याख्यान मिलता है कौटिल्य के द्वारा। अब आइए शुरू करते हैं इंट्रो। देखिए जो कौटिल्य का जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कंटेक्स्ट क्या है। देखिए ये जो कंटेक्स्ट है, जो कौटिल्य जिस समय है, यहाँ पे जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स है, यानी जो गणराज्य वो मौजूद है, मतलब छोटे छोटे गणराज्य हो गए, जैसे वैशाली हो गया, और भी बहुत तरीके के। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो रहा है 4th सेंचुरी BC में, कि जो अलेक्जेंडर है जो पूरे विश्व को जीतने के लिए जो निकला हुआ है वो भारत की तरफ देख रहा है। दूसरा क्या है, अगर हम देखें जो ये जो छोटे छोटे गणराज्य वो कौन कौन से हो गए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ अग्रसेनीज है, कंबोज इन वेस्ट है, ठीक है, पांचाल्स इन नॉर्थ है, और भी गणराज्य। तो कौटिल्य इस टाइम पीरियड में रह रहे हैं। और देखिए कौटिल्य एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं कि ये जो अलेक्जेंडर है, ये जो सिकंदर है, इसको किस तरीके से रोका जाए। और कौटिल्य इस बात को समझ गए कि देखिए जो भारत है जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यानी एक ऐसी महाशक्ति नहीं है जो एकदम सेंट्रलाइज है, केंद्रीकृत है, और वो बाहर वाले से लड़ ले। और भारत में क्या है, बहुत सारे गणराज्यों में बटा हुआ है। तो इस चीज को समझते हुए वो यही मान के चल रहे हैं कि अगर अलेक्जेंडर के सक्सेशन को या फिर उसकी जीत को हराना है, उसकी सफलता को कम करना है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज इंडियन एम्पायर की जरूरत है, एक भारतीय साम्राज्य की जरूरत है, जिसे वो मौर्यन किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। और कौटिल्य इस बात को
की तरफ कृतज्ञ थे कि वो ये चाहते थे कि ये जो स्ट्रांग नेशन है या जो स्ट्रांग स्टेट है, केवल यही सिकंदर के जो उसका जो मिशन है कि पूरे विश्व को जीतना, उसको डिफीट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रांग स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कौटिल्य के। स्ट्रांग स्टेट स्ट्रांग। और कौटिल्य ने देखा कि जैसे भारत से पहले के जो राज्य हैं, जो पोरस हो गया, जो भी आज के मॉडर्न टाइम में अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान या पाकिस्तान वाला जो एरिया है जहाँ पे जो सिकंदर है पहुंच चुका है, तो वो ये चाहते थे कि ये जो हिस्ट्री है इसे दोबारा नहीं दोहराई जाएगी कि हम छोटे छोटे राज्यों में बटे रहें या गणराज्यों में बटे रहें। हमें एक स्ट्रांग स्टेट की जरूरत है। और इसी संदर्भ में जो कौटिल्य है, ये मौर्यन एम्पायर को सपोर्ट, एक तरह से मदद करते हैं कि किस तरीके से एक सेंट्रलाइज सिस्टम को क्रिएट करा जाएगा, एक सेंट्रलाइज स्टेट क्रिएट करा जाएगा जो कि डिफरेंट होगा जो गणराज्य मौजूद हैं उस समय। इसी के रिजल्ट में देखिए जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो फोकसेस ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन गवर्नेंस इन मोनार्कियल स्टेट। कि देखिए जो अर्थशास्त्र की परिधि है वो यही है कि किस तरीके से इस स्ट्रॉन्ग स्टेट को क्रिएट करा जाए और किस तरीके से हम इसमें गवर्नेंस कर सकते हैं और ये किस तरीके से इसको और आगे ले जा सकते हैं। और वही फिर दोबारा से वो जो दो पैरामीटर हैं, धर्म और दंड, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रॉन्ग स्टेट करना है तो आप इन दो प्रिंसिपल्स को आप भूल नहीं सकते। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हमें समझना है इस पीरियड को कि देखिए ये जो समय है, देखिए यहाँ पे वैदिक फिलॉसफी बहुत हद तक एक तरह से सामान्यकरण में है, मतलब बहुत प्रचलित है। और देखिए वैदिक फिलॉसफी का मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल मोक्ष के लिए आप पूरा फोकस रहे। देखिए जो वैदिक फिलॉसफी है वो दोनों चीज को साथ लेके चलती है कि एक जो आपका जो मटेरियल लाइफ है और दूसरा स्पिरिचुअल लाइफ है, या फिर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कि वैदिक दर्शन मानव अस्तित्व के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं पर जोर देता है, केवल एक पे नहीं देता। वो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, इंजॉयमेंट और रिनंसिएशन दोनों की बात करता है, भोग और त्याग दोनों की बात करता है, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति। और जो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो एंशिएंट इंडिया का जो इस समय का जो सोसाइटी है, जो संदर्भ है, वो क्या है, बहुत रैशनल है, बहुत साइंटिफिक है। आप सब देखेंगे कि इस टाइम पे कितनी सारी रचनाएं हो रही हैं, नॉलेज है, मैथमेटिक्स का ज्ञान है, कॉन्सेप्ट्स लाइक शून्य, जीरो एंड डेसिमल सिस्टम, ये कहां से निकल के आ रहा है? ये सारा वैदिक सिविलाइजेशन से ही निकल के आ रहा है इस टाइम का। तो हम कह सकते हैं कि द एथिक्स ऑफ रैशनैलिटी इज फंडामेंटल इन मैनी एंशिएंट धार्मिक टेक्स्ट। कि देखिए जो रैशनैलिटी है और दूसरा क्या है, नैतिकता, ये हर पुस्तक में आपको मिलेगी, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उस टाइम की। और यहीं पे इन सब का यूज करते हुए जो अर्थशास्त्र है वो इसी चीज की वकालत करते हुए अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ शासन कला में तर्क के अनुरूप वकालत कैसे करते हैं। मतलब यानी कि अर्थशास्त्र क्या कर रहा है कि ये जितना भी ये जो रैशनल जो साइंस है, क्या हम इससे कोई स्टेट क्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम इन सभी चीजों को प्रयोग करते हुए हम कोई स्टेट का निर्माण कर सकते हैं रैशनल वे में, एक तार्किक वे में, या फिर एक बौद्धिक तरीके से क्या हम ये राज्य का निर्माण कर सकते हैं? इन सब की बात कौटिल्य करते हैं। तो ये तो हुआ सोसाइटी का। अब देखिए अगर कौटिल्य का थोड़ा सा अगर आपको समझना है कि कौटिल्य है कौन, देखिए कौटिल्य क्या है,
एक व्यक्ति हैं जो कोटिल गोत्र के हैं, इसीलिए उनका नाम कौटिल्य रखा गया। उनके फादर्स जो है उनका नाम है चाणक्य, ठीक है, जो कि आगे मदद करते हैं इनकी पढ़ने में। और क्या है, कौटिल्य ने जो ये जो अर्थशास्त्र को पूरा लिखा है, ये ग्रंथ के टर्म्स में या फिर एक ग्रंथ की शैली में, वो कब लिखा है कि जब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो टाइम पीरियड में जब ये चीफ मिनिस्टर थे, अपने जितने भी टेक्निक, प्रैक्टिस, अपने अनुभव, अपने प्रैक्टिकलिटी, इन सब का समावेश इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में किया है कि किस प्रकार इन्होंने अपने राज्य का सृजन करा है और एक मजबूत या फिर एक शक्तिशाली स्वामी की किस तरीके से इन्होंने स्थापना करी। जैसा कि हम सब ने अभी तक जितना भी देखा, देखिए ऑथरशिप और टाइम पीरियड में हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि ये किस टाइम पीरियड पे लिखा गया था, एक पर्टिकुलर डेट क्यों नहीं है, ये सब अभी भी समस्या बनी हुई है। और जैसा कि बोला जाता है कि जो अर्थशास्त्र है वो पहले एक ट्रेडिशन होता था, कैसे ये अलग है, तो अभी भी इस पे वर्क चल रहा है। कौटिल्य एक ही व्यक्ति था या फिर कौटिल्य नाम का एक ट्रेडिशन था जो अर्थशास्त्र में लिख रहा था, तो ये सब अभी डिबेट का विषय है, बट ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है यहाँ पे। अब इसको एक बार हम फ्रेमवर्क ऑफ अर्थशास्त्र देखें। देखिए जो अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए अर्थ का क्या मीनिंग होता है। अर्थशास्त्र का जो यहाँ पे जो मीनिंग है जो अर्थशास्त्र का, वो ये है कि साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थ का मतलब होता है धन। साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ अर्थ, साइंस ऑफ पॉलिटी, इन सब से अभिप्राय है। और ये जो बुक है जो अर्थशास्त्र, ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि 15 बुक्स में डिवाइडेड है। और ये 15 बुक्स कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करती है, कोई स्टेट को कवर कर रहा है, कोई टैक्सेशन को कवर कर रहा है, कोई लॉ को कवर कर रहा है, कोई डिप्लोमेसी को है, यानी कोई कराधान, कानून, कूटनीति, सैन्य रणनीति, इकोनॉमिक्स इत्यादि को। और यहां पे जो अर्थशास्त्र जो एडवोकेट करता है वो रैशनल प्रिंसिपल्स को एडवोकेट करता है कि हम राज्य का जितना भी मामले हैं या राज्य का जो संचालन है, जो कंडक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स है, वो बहुत रैशनल मैनर में करेंगे, रैशनल एथिकल मैनर में करेंगे। ये डिफरेंट कर देता है और बाकी मनु और बृहस्पति शुक्र के राज्यों से, कि देखिए वो कहीं ना कहीं हद तक वो डिवाइन थ्योरी को यूज करते हुए अपने राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। और वहीं पे जो कौटिल्य है वो बहुत रैशनल आउटलुक, रैशनल एथिकल, यहां पे लिखा हुआ भी है, इस तरीके से अपने राज्य की परिकल्पना करते हैं या स्टेट क्राफ्ट को उसके ऊपर सिद्धांत देते हैं, राज्य नीतियों के ऊपर, राज्य की नीतियों के ऊपर। और वो जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें एक समरूपता की बात करते हैं, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ की बात करते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ की बात करते हैं, कि जो समान आचार संहिता की बात करते हैं, एक सभी के लिए एक कानून की बात करते हैं। और देखिए जो अर्थशास्त्र का जो बेसिस है, हम अगर बोले कि द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इज नॉलेज, ठीक है, जो गुड गवर्नेंस का जो बेसिस है वो क्या है, आपका नॉलेज है। एंड जो अर्थशास्त्र है वो इस नॉलेज को 4 भागों में बांटता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इज नॉलेज, कि हम जो सुशासन है वो केवल ज्ञान के आधार पर ला सकते हैं। और ये कौन से ज्ञान होने चाहिए, ये किस चीज की नॉलेज होने चाहिए, तो वो 4 भागों में डिवाइड करते हैं नॉलेज को। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि दंड नीति और अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य के पहले से शुरू से ही आ रहे हैं, ठीक है। दंड नीति जो भृगु इनके जनक माने जाते हैं और अर्थशास्त्र के अंगिरस,
फिर इनके बाद बृहस्पति और भृगु के बाद शुक्राचार्य। तो देखिए यहां पे तो ये दोनों ट्रेडिशन है, दंड नीति और अर्थशास्त्र। और यहां पे देख रहे होंगे कि एक नॉलेज का फॉर्म दंड नीति भी है, दूसरा अर्थ को भी इन्होंने ले रखा है। तो यहां पे जो कौटिल्य वो कैसे डिफरेंट हो जाते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं ये दंड नीति भी जरूरी है, अर्थशास्त्र भी जरूरी है, प्लस कौटिल्य एक नया लेके आते हैं डोमेन अन्वीक्षिकी का, अन्वीक्षिकी, और दूसरा त्रियी। अब देखिए किस तरीके से ये जो बोल रहे हैं कि गुड गवर्नेंस का जो बेसिस होगा वो नॉलेज होगा, और वो जो नॉलेज है वो 4 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वो 4 चीजों का, 4 संदर्भों का हमें ज्ञान होना चाहिए, 4 ब्रांच ऑफ नॉलेज का हमें ज्ञान होना चाहिए। कैसे कैसे? सबसे पहले बात करते हैं अन्वीक्षिकी की। अन्वीक्षिकी का मतलब यही है कि आर्ट ऑफ थिंकिंग, यानी जो विचार करने की एक शैली, मतलब आप सोच सके, एक कला जिससे आप सोच सके, एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की बात करें, एक बौद्धिक थिंकिंग की बात करें। दूसरा वो बोल रहे हैं त्रेयी। त्रेयी का मतलब यहां पे है सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ठीक है, देखिए शुरू में जो होता था वो 3 वेदों को माना जाता था। ये जो बाद में अथर्ववेद आया है, मगर शुरू में 3 वेदों, जैसे आप सब कई लोगों के नाम सुनते होंगे, एक टाइम पे पहले 2 वेद होते थे तो द्विवेदी हो गए, जो 3 वेद पढ़ते थे वो त्रिवेदी हो गए, और जो 4 वेद पढ़ते थे वो चतुर्वेदी हो गए। तो इस तरीके से सर नेम्स भी होते थे। तो शुरू में कौटिल्य के टाइम पे 3 त्रेयी बोला जाता था कि 3 वेदों का ज्ञान, बाद में चौथा वेद इंक्लूड हुआ। जो तीसरा आयाम है वो अर्थ है, और जो चौथा है वो दंड नीति है। देखिए इन सबको मैंने, जो दंड नीति और जो अर्थ है, ये अर्थशास्त्र है और दंड नीति है, इसको मैंने बृहस्पति वाले लेक्चर में भी कवर करा था। यहां पे ये समझिए कि जो 2 स्कूल ऑफ थॉट है, ये दंड नीति और अर्थशास्त्र, ये पुराने हैं, और इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, अर्थशास्त्र की परंपरा को, जो अंगिरस ने शुरू करा था, बृहस्पति ने उसमें ऐड करा है, उसके बाद कौटिल्य इसमें ऐड करने जा रहे हैं। और कौटिल्य किस 2 नए आयाम लेके आते हैं, एक अन्वीक्षिकी और एक त्रेयी। अन्वीक्षिकी का मैंने क्या बताया, आर्ट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, इसको समझिए कैसे। देखिए शुक्राचार्य बोल रहे हैं कि हमें अगर गुड गवर्नेंस लेके आना है या फिर हमें शासन स्थापित करना है, तो इतने अच्छे अच्छे नियम कानून बना दो और केवल उसको फॉलो करें लोग। ठीक है, इससे हम राज्य को चला सकते हैं। फिर जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो अर्थशास्त्र, वो ये बोलता है कि ठीक है, हमें दंड नीति की तो जरूरत है ही है कि लोगों को पनिश करना है उनके जो अमानवीय व्यवहार से, मगर दूसरा हमें क्या है, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। तो अर्थ की बात करेंगे हम, मतलब आर्थिक नीतियों की बात करेंगे। तो अर्थशास्त्र किसको यूज करता है, दंड नीति प्लस में अर्थ को। और जो कौटिल्य है वो इन दोनों को आगे बढ़ाते हुए वो अन्वीक्षिकी के बोलते हैं कि ये जो अर्थ नीति है, इसमें जो नीति को निर्माण करना है वो अन्वीक्षिकी के आधार पे होगा। अन्वीक्षिकी क्या है, एक तरह से फिलोसॉफिकल एक फ्रेमवर्क है, या फिर एक आर्ट ऑफ थिंकिंग प्रोवाइड कराएगा जो दूरदृष्टि हो। देखिए इसको इस तरीके से देखिए, 2 दृष्टि होती है, एक होती है सर्प दृष्टि और एक होती है गरुड़ दृष्टि। सर्प दृष्टि और गरुड़ दृष्टि। देखिए जो सांप है वो केवल अपने प्रेजेंट को देख सकता है, अपने सामने की चीजों को देख सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्प दृष्टि को। जो ऐसे लोग भी होते होंगे जो केवल आज का देख रहे, आगे का नहीं देख रहे, फ्यूचर का नहीं देख रहे, तो वो क्या है, सर्प दृष्टि है। ठीक है, केवल उनको अपना अपना दिखाई दे रहा है। एक होती है गरुड़ दृष्टि, जो व्यक्ति आज से 5 साल होने की चीजों पे भी देख सकते हैं कि हाँ 5 साल बाद ऐसा होगा। जैसे अब मान के चलिए, जैसे बिजनेसमैन हो गए, जैसे मुकेश भाई अंबानी हो गए, या फिर जो
अडानी हो गए, टाटा हो गए, ये कौन लोग हैं? ये गरुड़ दृष्टि वाले। वो ये आज की बात नहीं कर रहे, वो छोटी छोटी चीजों पे नहीं देख रहे, वो बड़ा चीज देख रहे, वो गरुड़ दृष्टि है, उनकी बड़ी दृष्टि है। तो अनवीक्षिकी इसी की बात करता है, गरुड़ दृष्टि की बात करता है। ठीक है, वो आगे ऐसी सोच, ऐसा बौद्धिक स्तर जिससे हम आगे की समस्या को भी भाप ले, उसको कवर कर ले। त्रेयी, तीनों वेदों का ज्ञान, ये नॉलेज का बेसिस है। कौटिल्य जो बोलते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए जो बेसिस होगा वो नॉलेज होगा, और ये चार चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अब इसी चार चीजों का ज्ञान किसको होना चाहिए? आपके स्वामी को होना चाहिए। स्वामी का मतलब यहां पे क्या है? मास्टर्स या फिर राजा जिसको बोलते हैं। मगर आप अपने एग्जाम में जब भी लिखिएगा तो स्वामी वर्ड यूज करिए। यहां पे राजा को इन चार चीजों का ज्ञान जरूरी है अपने शासन को स्थापित करने के लिए, या वो जो बड़ा अंपायर है, जो सेंट्रलाइज अंपायर है, उसको क्रिएट करने के लिए। कौटिल्य के टाइम पे राज्य की अवधारणा देखते हैं। देखिए, राज्य का अवधारणा क्या है कि जो व्यक्ति है वो अपने धर्म का पालन कर सके। पहला तो ये हो गया कि टू फैसिलिटेट द प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल धर्मा, कि लोग अपने वर्ण में काम करें, अपने अपने स्वधर्म का पालन करते रहे। और दूसरा क्या है कि जो इंडिविजुअल की ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, उसको आगे बढ़ाए। ठीक है, और दूसरे हाथ पे क्या है, उसको ये मोक्ष की प्राप्ति तक लेके जाए। राज्य का केवल और केवल ये नहीं है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करते हुए मोक्ष की भी प्राप्त कर ले। ये संदर्भ है उस समय के राज्य का। कि जैसे बोला जाता है कि अगर किसी राज्य में अराजकता होगी तो लोग, जो व्यक्ति हैं, अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, धर्म का यहां पे मतलब क्या है? अगर धर्म नहीं होगा तो कैसा स्थिति आएगा? मत्स्य न्याय वाला आएगा, या फिर लॉ ऑफ फिश, या जिसे लॉ ऑफ जंगल बोलते हैं, कि जिसमें क्या होता है, जो कमजोर व्यक्ति है वो सरवाइव नहीं कर पाता है। कि देखिए, जो धर्म है ना, वो एक तरह से मत्स्य न्याय का उल्टा है। देखिए, मत्स्य न्याय में होता क्या है कि अगर हम समुद्र के अंदर देखें तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। क्या हम समाज को इस आधार पे निर्माण कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। समाज का जो निर्धारण तत्व है वो यही है कि यहाँ पे जो कमजोर व्यक्ति है उसको भी लोग आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। वो जंगल की तरह नहीं है कि जो कमजोर है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, नहीं, उसको फैसिलिटेट करा जाएगा। तो इस मत्स्य न्याय से उभारने के लिए राज्य का सृजन हुआ है। और अगर स्टेट नहीं होगा तो क्या होगा? लोग, एक तो सबसे पहले धर्म खत्म हो जाएगा, दूसरा क्या है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो ग्रोथ में मदद करती है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं रहेगा। कोई क्यों इनोवेशन करेगा, कोई क्यों उत्पादन करेगा? जो कौटिल्य वो ये बात बोलते हैं कि जो राज्य है उसके पास क्या है, उसके पास दंड है, वो पनिश कर सकता है, वो ये जो समाज में जो अराजकता फैल रही है उसको कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पे जो राज्य है उसका दो उद्देश्य है, दो प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करना है। सबसे पहले क्या करना है? फैसिलिटेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ धर्मा, कि जो धर्म का पालन हो समाज के अंदर, राज्य के अंदर। और दूसरा क्या है कि जो व्यक्ति है वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अच्छे से उसका आनंद पूर्वक अनुभव कर सके। ठीक है, इंजॉयमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक तो पहला हो गया स्वधर्म का पालन करे, हर व्यक्ति अपने धर्म को पालन करे। दूसरा क्या है कि इंजॉयमेंट ऑफ अलाउइंग इंजॉयमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम देखते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत। देखिए, जो थ्योरी ऑफ स्टेट है वो क्या है? सप्तांग सिद्धांत के ऊपर है। सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं कि राज्य के तत्व भी बोल सकते हैं या सप्तांग सिद्धांत भी बोल सकते हैं। अब देखिए, जो कौटिल्य है वो सबसे पहले सप्तांग सिद्धांत में जो राज्य की परिकल्पना करते हैं, सबसे पहले रखते हैं स्वामी को, उसके बाद है अमात्य,
उसके बाद है जनपद, उसके बाद है दुर्ग, उसके बाद है कोश, उसके बाद है 6 नंबर पे जिसको बल भी बोलते हैं और कई बार इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। जो पॉपुलर जो टर्म है वो है दंड। आगे हम इसको करते हैं। और जो 7वां है सुरहित है या फिर मित्र भी लिखा जाता है कई बार। तो ये अलग अलग जितनी भी इंटरप्रिटेशंस हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, उसमें अलग अलग, बट ये यहाँ पे ये क्लियर है कि स्वामी जरूर है, स्वामी वो इम्पोर्टेंट है। बल की बात करते हैं वो। तो ये सातों के सातों सिद्धांत आपको याद रखना है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल और सुरहित या मित्र। जैसे कि इन सातों नामों से ही समझ में आ रहा हो कि ये 7 अंग की बात कर रहा है, ये 7 एलिमेंट्स की बात कर रहा है। दूसरा क्या है, ये सारे एलिमेंट्स जो जितने भी अंग है, ये जो जितने भी सातों के सात जो अंग हैं वो सब एक राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है। और अगर हम देखें जो यूनान में जो ग्रीक में पुराने टाइम पे जो प्लेटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए, ये राज्य को किस तरीके से बताते हैं, राज्य को एक बड़े एक ह्यूमन बॉडी के स्वरूप में समझाते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर ये 7 सिद्धांतों के माध्यम से समझाया जा रहा है राज्य को, जिनको अंगों का नाम दिया गया है, या जो प्रकृति भी बोला गया है कई बहुत जगह पे, राज्य की प्रकृति। ये 7 मिलकर ही, और ये कभी एक दूसरे के हमेशा म्यूचुअल रहेंगे, ये हमेशा एक दूसरे के साथ काम करेंगे, कभी भी एक दूसरे के अलग अलग नहीं। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, कोश, सुरहित या मित्र, ये सब मिल के काम करेंगे। और देखिए ये कहां पे मिलता है हमको, दीज एलिमेंट्स आर डिटेल्ड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ अर्थशास्त्र 6th बुक। ठीक है। जो 6th बुक है, जैसे मैंने बताया कि 15 बुक्स हैं, कई पे 16 भी लिखा आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कई जो 15 बुक्स हैं उसमें जो 6th बुक है, जिसमें जो उसका पहला चैप्टर जो नाम है मंडला योनि। ठीक है। उसके अंदर हमें राज्य के सिद्धांत के बारे में पता चलता है कौटिल्य के। तो अब हम एक एक करके हम इनके जैसे जो हो गया हमारा एक जो सबसे पहला जो है कौटिल्य, उसके बारे में बात करेंगे। स्वामी के बारे में। तो राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत का जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रकृति है या अंग है वो है स्वामी। अगर अब मैं हायरार्की पिरामिड में समझाऊं आप सबको, तो देखिए जो टॉप पे है वो आपका होगा स्वामी। कौटिल्य के अनुसार देखिए जो मोनार्कल सिस्टम है, जो यानी जो राजतंत्र व्यवस्था है, वो एक आदर्श के स्वरूप में, यानी वो राजतंत्र में ज्यादा विश्वास रखते हैं ना कि गणतंत्र में। ठीक है। और इसीलिए स्वामी को सबसे हाईएस्ट पोजीशन मिला हुआ है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। अब एक चीज यहां पे ये समझिए कि देखिए जो स्वामी जो शब्द है ना, वो आपका स्वयं से आ रहा है। स्वयं का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ डिटरमाइनिंग। क्या है? सेल्फ, आत्मनिर्णय, मतलब अपने आप निर्णय लेने वाला ऐसा व्यक्ति जो चीजों को अच्छे से समझता हो, स्वयं निर्णय लेने की कैपेबिलिटी हो, वो दूसरों पे आश्रित ना हो। जो स्वामी है वो क्या है? स्वामी स्वयं लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करता है, अपने ऊपर प्रतिबंध, अपने निर्णयों के हिसाब से चलने वाला, अपने आप को डिटरमाइन कर लेना, दूसरों के शासन के अधीन नहीं, अपने शासन के अंदर वो अपने ऊपर सेल्फ इंपोज रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, अपने आप को नियंत्रित करता है। अपने आप को नियंत्रित करने के बाद वो राज्य को नियंत्रित करता है। और जो स्वामी है वो किस चीज का सिंबल है? स्वामी सिंबलाइजेस लीगल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी
एंड पावर, एक विधि राजनीतिक सत्ता के बारे में बताता है, शक्ति का प्रतीक है जो स्वामी जो है, लीगल एंड पॉलिटिकल पावर का प्रतीक है स्वामी। उसके बाद जो कौटिल्य है उनकी कुछ क्वालिटीज के बारे में जिक्र करते हैं कि जो एक आइडियल जो स्वामी है उसकी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। वो स्वभाव में बड़ा आकर्षक हो, उसकी बुद्धिमत्ता और इंट्यूशंस, उसका बोध बहुत अंतर्ज्ञान बहुत उच्च दर्जे का हो। क्वालिटीज ऑफ इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशंस, इंट्यूशंस होता है कि पहले की चीजों को भाप जाना, इंट्यूट हो जाना, उसको अंतर्ज्ञान हो जाना कि ऐसा होने वाला है, ऐसा संभव हो सकता है। क्वालिटी ऑफ एंथुजियाज्म, हमेशा उत्साहवर्धी हो, आत्मसंयमी हो। क्वालिटी ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेन एंड स्पिरिट, आत्मसंयम हो व्यक्ति। ये कुछ क्वालिटीज और भी कि वो तो इस तरीके से बात करते हैं कौटिल्य कि राजा का गुण शेर की तरह निडर होना चाहिए और जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, उसकी तरह चालाक भी होना चाहिए। तो सभी का समाहित होना चाहिए। केवल और केवल ये जो स्वामी का जो पद है इसको पारंपरिक दृष्टि से और आगे की ओर बढ़ाते हैं कौटिल्य कि केवल और केवल राजा का काम लोगों को दबाना नहीं है, लोगों को कंट्रोल नहीं करना है। उसके पास ऐसे सद्गुण है, ऐसे वर्चूज है जिससे वो राजा बनने लायक है, जो कि आम नागरिक में नहीं दिखता है। यहां तक कि वो ये भी बात बोलते कि जो स्वामी है उसको प्रजा को अपने स्वरूप मान के शासन करना चाहिए, कि यदि प्रजा में अगर कोई व्यक्ति भी असंतुष्ट है किसी राज्य की वजह से तो राजा का दायित्व है कि वो खुश नहीं रह सकता। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। ये बात करता है कि जो स्वामी है उसका जो हैप्पीनेस है वो कहां पे है, वो लोगों के कल्याण में है। तो यहां पे कौटिल्य उसको डेस्पोट नहीं बनाना चाहते, निरंकुश नहीं बनाना चाहते, उसको एक क्रियाशील बनाना चाहते हैं कि वो निरंतर प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के उत्थान के लिए काम करता रहे। और उसी प्रकार जो कौटिल्य है उसको उसके जो काम है उसको दो संदर्भों में बांटते हैं जो स्वामी के। एक होता है, एक जो स्वामी है यानी जो किंग है उसको स्वामी, एक तो है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, सुरक्षात्मक या संरक्षणात्मक कार्य या फिर सुरक्षात्मक, जिसमें प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्या हुआ, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि कानून व्यवस्था का ध्यान रखेगा राज्य में, प्रिवेंट वायलेंस, हिंसा को रोकेगा, अवॉइड डेंजर्स, खतरों को टालेगा, जो आने वाले जो खतरे हैं उन सबको टालेगा, कमांड द आर्मी, आर्मी को कंट्रोल करेगा, उसको कमांड देगा, जो लोगों की शिकायतें हैं उसको दूर करेगा, उसका निवारण करेगा, रेड्रेस करेगा, जो जितना भी ग्रीवियंसेस हैं पीपल्स का, जितनी भी शिकायतें उन सबको दो, और जो गलत कर रहे हैं, जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो उनको पनिश करेगा, जो भी अधर्म कर रहे हैं। और वो किस तरीके का शासन करेगा, एकदम इम्पार्शियल, कि किसी का भी पक्षपात नहीं करके निष्पक्ष शासन करेगा। और किस आधार पे करेगा, वो अपनी मर्जी से नहीं, कि देखो कौटिल्य सबसे ऊपर रख रहा है राजा को, तो इसका मतलब ही नहीं कि वो अपनी मर्जी से, जितनी भी सेक्रेट्स बुक्स है, स्मृति है, श्रुति है, जो भी एविडेंस है, हिस्ट्री है, जो लॉज हैं, उसके हिसाब से शासन करेगा। तो ये जो स्वामी है ये उसके प्रोटेक्टिव फंक्शंस है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंट वायलेंस, अवॉइड डेंजर्स, कमांड द आर्मी, पीपल्स, रेड्रेस द
पीपल्स ग्रीवियंस, पनिश रॉन्ग डूअर्स, इम्पार्शियल जस्टिस। और जो दूसरा जो फंक्शन है राजा का वो है प्रमोटिव फंक्शंस। पहला हो गया प्रोटेक्टिव और दूसरा हो गया आपका प्रमोटिव। कि प्रमोटिव फंक्शंस क्या होंगे कि जो राजा है वो क्या करेगा, जो लोगों के अंदर मॉरल्स हैं, जो मटेरियल हैप्पीनेस है उसको आगे बढ़ाएगा, लोगों की नैतिक और भौतिक खुशियों को आगे बढ़ाएगा, जो नागरिक है उसको इनेबल करेगा कि वो अपने जितने भी अपने प्रयास है, इंडिपेंडेंट प्रयास, जो जिस चीज में कार्य कर रहा है, स्वधर्म का पालन कर रहा है, तो उसको वो करे, अपने जितने भी स्वतंत्र प्रयास है उसको आगे बढ़ाए। यानी जो भी व्यक्ति कुछ करना चाहता है अपने मन का वो कर सके, जब तक वो धर्म की बाउंड्री में है। उसके बाद जो तीसरा है जो प्रमोटिव है, मेंटेन यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी अमॉन्ग पॉपुलेशंस। जो लोगों के बीच में, जनता के बीच में एकजुटता बनाए, ठीक है। और जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो पुण्य कर रहे हैं, उनको वर्च्यूज दे। या फिर जैसे आज के टाइम पे देखिए कि जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, ये सब क्या रिवॉर्ड्स ही तो है कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं तो उनको सम्मान मिले। जो एग्रीकल्चर है उसको प्रोत्साहित करे, फोस्टर करे और अच्छे से इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए, जो कला है उसको आगे बढ़ाए। ये सब प्रमोटिव कार्य है। उसके बाद क्या है, रेगुलेट द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। कि यानी जो वस्तु है, जो जीवन यापन करने के लिए जो मीन्स है, जो आम नागरिकों के लिए जरूरी है, उन सबको रेगुलेट करे। जैसे लेबरर्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए। तो ये दो कार्य मिलके राजा के कौटिल्य स्वामी के बताते हैं कि दो संदर्भों में हम जो स्वामी है उसके कार्य को समझ सकते हैं। एक तो प्रोटेक्टिव हो गया, दूसरा प्रमोटिव हो गया, यानी प्रचारात्मक कार्य, कि वो प्रमोट करेगा लोगों की खुशहाली के लिए। ऐसे ऐसे प्रयास करेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि देखिए अगर आज के टाइम पे समझे तो जो प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं उसको हम समझ सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, कि ये काम तो करना ही है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। और जो प्रमोटिव है वो आप ये समझ लीजिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यही तो है, मेंटेन। ये कोई जरूरी नहीं है मगर प्रमोटिव है, प्रमोट करना है। इस संदर्भ में भी आप समझ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इस बात से सहमत हो, मगर इस संदर्भ में भी आप समझ सकते हैं। आगे कौटिल्य बात करते हैं जो स्वामी है उसको तीन प्रकार से उसको शक्ति, तीन जगह से या तीन सोर्स से उसको पावर्स डिराइव होती है। सबसे पहली है प्रभु शक्ति, जिसमें बोलते हैं आर्मी और ट्रेजरी, आर्मी या खजाना, उसके ऊपर उसकी प्रभु सत्ता या प्रभु शक्ति है। दूसरी है मत शक्ति, एडवाइस फ्रॉम वाइज मैन पर्टिकुलरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और तीसरी जो है उत्साह शक्ति, जैसे क्रेजमेटिक फिगर, कोई करिश्माई व्यक्ति। इन तीन जगहों से जो स्वामी है उसको शक्ति। और जिसमें कौटिल्य बताते हैं कि जो मत शक्ति है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो ग्रुप है वाइज मैन का, मतलब जो प्रबुद्ध लोगों का जो ग्रुप है, उससे हमेशा राजा को शक्ति प्राप्त मिलेगी ही मिलेगी, या उस राजा को उसकी वहां से अपनी शक्ति को सुनिश्चित करना ही है। यदि जो अमात्य है या जो परिषद है, अगर वो ही राजा में विश्वास नहीं रखेगी तो राजा के पास शासन करने के लिए कोई भी नैतिक उत्तरदायित्व नहीं रहता है, मॉरल कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं जो कौटिल्य है वो मत शक्ति है, उसके बाद प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति। अगर आज के टाइम में देखेंगे तो देखिए नो डाउट, जैसे आज के टाइम पे देखिए जो हमारे पीएम है उनके पास एक उत्साह शक्ति अलग ही प्रकार की है,
कि वो उनको देश नहीं विदेश में भी जाना जा रहा है। दूसरी तरफ उनके पास मत शक्ति एकदम स्पष्ट रूप से है। मत शक्ति यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सब, अगर पीएम ने कोई एक चीज एक स्कीम का ऐलान कर दिया तो दूसरी कोई भी एजेंसी या फिर जो कोई दूसरी मिनिस्ट्री उसको मतभेद नहीं पैदा कर सकती उस चीज में। तो मत शक्ति हम कह सकते हैं कि उत्साह शक्ति से भी ज्यादा उनके पास मत शक्ति भी है। उसके बाद प्रभु शक्ति कि कैसे वो जो सेना है खजाना है उसको कैसे निरंतर बढ़ा रहे हैं, या जो फॉरेक्स रिजर्व है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, वो आगे आती है, बाद में आती है। तो मत शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य भी इसी बात की ओर हमारा ध्यान ले जा रहे हैं। और आगे कौटिल्य भी यही बात करते हैं कि देखिए केवल राजा के ऊपर जो स्वामी है उसी के ऊपर हम राज्य को निर्भर नहीं कर सकते। वो इंपॉर्टेंस देते हैं अपने अर्थशास्त्र में, थ्योरी ऑफ स्टेट में ये बोलते हैं कि नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंस्टीट्यूशंस का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो आगे जाके लिमिट भी करता है राजा को लिमिट भी करता है, वो लिमिटेशंस भी लगाता है स्वामी के ऊपर। और इसी में हम ये देखते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है प्लेड अ क्रूशियल रोल इन गवर्नेंस इन एंशिएंट टाइम। क्यों? कि वो राजा को एक तो लीड भी करता है और साथ में रिस्ट्रेन भी करता है, लिमिट भी करता है राजा को। जो स्वामी है लगभग जितने भी फैसले उसे लेने हैं लगभग उसे ज्यादातर वो मंत्री परिषद के सामने प्रेजेंट करता है और उनसे एडवाइस लेता है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। और परिषद भी क्या है, दो तरीके की परिषद है, एक इनर कैबिनेट है और एक आउटर कैबिनेट है। इनर में कौन कौन से लोग आ गए? इनर कैबिनेट में आपके जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं प्रांतों के, जो जितने भी महापंडित हैं, मिलिट्री के कमांडर्स हैं, और जो युवराज है क्राउन प्रिंस, इन सब से सलाह, मतलब इनर कैबिनेट हो गया। आउटर कैबिनेट में जितने भी मेंबरशिप्स हैं वो कोई फिक्स्ड नहीं है, बट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और इन सबको छोड़ के जो प्रमुख है राज्य के लिए उनकी एडवाइस। कोई भी एसोसिएशन हो सकता है उस समय, या कोई संगठन हो सकता है। तो दोनों तरीके से देखते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो दो है, एक इनर कैबिनेट एक आउटर कैबिनेट, और राजा को जो फैसला लेता है वो इन सब की सहमति से भी लेता है। आगे हम देखते देखिए जो कौटिल्य हैं उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट मोनार्क का, कि कोई जो स्वामी है वो देवीय है, उसका देवीय आधार है या ईश्वर ने उसकी रचना करी है। नहीं, कौटिल्य बोल रहे हैं कि नहीं, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है गॉड्स का। जो मोनार्की है वो क्या है, एक मानव के द्वारा संचालित संस्था है। मतलब जो मानव है उसने क्रिएट करा है राजतंत्र को, ना कि भगवान या ईश्वर ने करा है, और उसको मानव के द्वारा ही आगे क्रियान्वित किया जाएगा। और ये जो इसका जो हेड होगा, जो व्यक्ति जो हेड है, वो ये जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस है इन सबसे आगे बढ़कर होगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जो समाज की जो स्वधर्म है उसको स्थापित कर पाए, धर्म को स्थापित कर पाए, उसका जो मॉरल्स होगा वो बहुत हाई होगा। ऐसा व्यक्ति राजा बनना चाहिए। और जो राजा का जो जीवन है वो द लाइफ ऑफ किंग्स इज कंप्लीटली पब्लिक, कोई उसमें प्राइवेट नहीं है। ये नहीं बोल सकता है कि राजा कि नहीं अब मेरे को छुट्टी चाहिए और इतने दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूं घूमने, नहीं, कंप्लीटली पब्लिक है। उसके जितने भी एक्शंस है वो सब स्क्रूटनी में है, मतलब उसके ऊपर जांच हो सकती है उसके जितने भी एक्शन। और किंग को या स्वामी को हमेशा राजधर्म का पालन करना पड़ेगा कि राजधर्म क्या कहता है। उसको जितना भी 4 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज जो हमने बात करा, अन्वीक्षिकी, त्रियी, तीनों वेदों का ज्ञान, उसके बाद दंड नीति, अर्थशास्त्र, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। 4 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। और राजा को अपने ऊपर संयम होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए।
उसकी जितनी भी ये जो 6 एनिमीज की बात करी गई है, जैसे काम, लस्ट, काम, क्रोध, लोभ, मद एंड हर्ष, इन सब से ऊपर उठे रहना चाहिए कि वो ज्यादा इंजॉय वाला व्यक्ति ना हो, मन की बात ज्यादा वो ना करता हो, लोभ ज्यादा ना हो, क्रोध ज्यादा ना हो। इन ये 6 जो एनिमीज है इन सबसे ऊपर उठना चाहिए। क्या है? काम, वासना, क्रोध, लोभ, मन, घमंड, मद, अहंकार, हर्ष, ज्यादा अधिक आनंदवादी ना हो कि राजा नशे में डूबे हुए हैं, नित्य देख रहे हैं, नहीं, इन सब से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। यानी ऑर्डिनरी ह्यूमन से उसका मॉरल स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए। और जो राजा का जीवन है कौटिल्य, अगर देखेंगे आप सब तो बहुत नियंत्रित कर रखा है स्वामी को। उसके जो जीवन, जो डे है उसको 4 निकायों में बांट रखा है, और हर निकाय में मतलब यानी एक व्यक्ति के 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में से हर घंटे को बांट, हर चौथे हिस्से को बांट रखा है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो बहुत नियंत्रित है जो कौटिल्य का जो स्वामी है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो अंग है वो है अमात्य। देखिए अमात्य ना यहाँ पे एक हेड भी हो सकता है, उसके बाद एक इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है। इंस्टीट्यूशन के अंदर मंत्री आ जाएंगे, फिर युवराज भी आ जाएंगे इसी के अंदर, और अमात्य जो हाई प्रीस्ट हैं, जो न्याय अधिकारी हैं, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो अमात्य हैं तो ये मान के चलिए कि मोटा मोटी एक तो मंत्री के तौर पे इन्होंने गठित होंगे, मंत्री, और दूसरा है अमात्य, यानी जो भी आपके हेड होंगे या फिर जो ज्ञानी व्यक्ति होंगे। तो मंत्री के लिए इन्होंने बोला कि 3-4 मंत्री होने चाहिए, जो भी जैसे न्याय हो गया। उनके लिए बोला कि हेरिडिटरी होने चाहिए, वंशानुगत होने चाहिए, ये नोबल होने चाहिए, अच्छे व्यक्ति होने चाहिए, इनका करेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। इनका परीक्षा लिया जाता था मंत्रियों का कि टेस्ट ऑफ करेक्टर होगा, टेस्ट ऑफ वर्च्यूज होगा। ठीक है, और जो अमात्य है इनका ये देखा जाता था कि इनका जो टेस्ट होता था, इनका मेरिट क्या है, कैपेबिलिटी क्या क्या है इनकी, तो इस आधार पे। तो अमात्य रेफर्स टू द हाई ग्रेड मिनिस्टर इन नैरो सेंस। ठीक है, हाई उच्च श्रेणी के जो मिनिस्टर्स हैं उनको हम समझ सकते हैं। बात करें जैसे बहुत सारे जो अमात्य के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, स्पेसिफिक क्वालिटीज होनी चाहिए। जो डिजायर्ड क्वालिटीज हैं वो क्या है? अमात्य को हमेशा मोरल, एथिकल, प्योर होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए स्वामी के पास जस्ट सेकंड पद है उसका हायरार्की में। फाइनेंशियल मैटर्स का ज्ञान होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए। अमात्य शुड बी अ नेचुरल सिटीजन्स, कि उसी राज्य का होना चाहिए, नोबल ओरिजिन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम वाइसेस होने चाहिए। ठीक है, दोषों से मुक्त होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई केस नहीं चल रहा हो, और जो उसकी मेमोरी हो बड़ी शार्प हो अमात्य की। फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, इंड्योरेंस होना, सहनशीलता होनी चाहिए उस व्यक्ति के अंदर, बहुत पेशेंस होना चाहिए। तो इसी ऐसे अमात्यों के समूहों के बारे में कौटिल्य बात करते हैं जिन पे भरोसा किया जा सकता है। तो ये जो जितने भी अमात्य हैं ये केवल और केवल एडवाइस देने के लिए नहीं है राजा के, बल्कि जो राज्य के जो सीक्रेट्स हैं, जो सीक्रेट वार्ता है, गोपनीयता, उसको भी बनाए रखे। अब जो ये जो तीसरा कंपोनेंट है जनपद, देखिए जनपद अगर हम बृहस्पति में देखें तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो भी सेम अर्थशास्त्र ट्रेडिशन ही है, मगर यहां पे जो कौटिल्य है वो जनपद यानी लोग और टेरिटरी या लोग और सीमाएं, वो क्षेत्र, वो भौगोलिकता।
तो टेरिटोरियल सोसाइटी का कंसेप्शन आ रहा है कि टेरिटरी के अंदर जो जो लोग हैं, जो जो जन हैं, तो जैसे कि अगर हम देखें इसी संदर्भ में जो डी.आर. भंडारकर हो गए, आर.एस. शर्मा हो गए, बिलीव्स दैट कौटिल्यास जनपद इनकम्पासेस नॉट ओनली टेरिटरी बट ऑल्सो पॉपुलेशंस। तो पॉपुलेशन को लेके आ रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौटिल्य के अंदर। तो कौटिल्य जिक्र भी करते हैं कि आउटलाइन करते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोस्परस जनपद। वो किस तरीके की भौगोलिकता होनी चाहिए, किस तरीके का जनपद होना चाहिए, ऐसा जनपद होना, ऐसी क्षेत्र होने चाहिए, ऐसी भौगोलिकता हो जो अकोमोडेटिव हो और सपोर्टिव हो लोगों के लिए, जहां पे जीवन निर्वाह करना आसान हो, जहां से हम लोगों को बचा सकते हैं, स्टेट एनिमीज जो अन्य राज्य हैं उनके आक्रमण से बचा सके। ऐसे ऐसी चीजों का निर्माण बताने की कोशिश करते हैं कि जिससे जो जीवन है लोगों का, जो नागरिक का, वो आसान हो सके, लोगों को काम मिल सके। ऐसा नहीं हो एकदम उबड़ खाबड़ जगह हो या फिर जो कुछ भी उपजाऊ ना हो, ऐसा नहीं। ऐसी जनपद की बात नहीं करते, ऐसी भौगोलिकता की बात नहीं है, बल्कि एक हाई कल्टीवेशन टेरिटरी होना चाहिए। जो नेबर हो, पड़ोसी हो, वो भी बड़े सभ्य हो, एक जैसे उपजाऊ भूमि हो, जिससे कि जो राजा है वो लीज पे दे सकता है और जो रिवेन्यू है, जो कर है, वो उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद जो चौथा जो अंग आता है वो आता है दुर्ग। दुर्ग का मतलब ये मान के चलिए किले, फोर्टिफिकेशन। देखिए जो दुर्ग है ना, देखिए यहां पे मैंने डिफेंसिव लिख रखा है, मगर डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों में काम आता है दुर्ग। क्यों? दुर्ग जैसे मान लीजिए ये राज्य है, तो दुर्ग ये बताता है कि ये इस राज्य की सीमा है, ये जितने भी दुर्ग हैं। अगर आप मूवी देखेंगे तानाजी, तो वो भी एक दुर्ग की ही लड़ाई है, एक किले की ही लड़ाई है कि ये वाला किला अगर हम हथिया लेते, ये दुर्ग हम हथिया लेते, तो हम बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। इससे हम डिफेंस कर सकते हैं राज्य का और सेफ गार्ड कर सकते हैं राज्य को। कौटिल्य यहां पे यही बात कर रहे हैं कि हमें जो राज्य है, जो जनपद है, उसको फोर्टिफाई करना पड़ेगा, या फिर उधर जो सीमाएं हैं, जो क्षेत्र है, उसमें हमें किले बनाने पड़ेंगे। और ये किले कैसे हो सकते हैं? खुद भी कंस्ट्रक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें एक तरफ वो बात करते हैं औदक की, औदक यानी जल से घिरा हुआ, या पर्वत या माउंटेन से घिरा हुआ। खेती हो, उत्पन्नता हो, ऐसी चीजों का निर्माण करना। डैम्स की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम दुर्ग में देखें तो दो सेगमेंट की बात करते हैं। एक तो दुर्ग निवेश की बात करते हैं और दुर्ग विधाना की बात करते हैं। दुर्ग निवेश और दुर्ग विधाना। दुर्ग निवेश में ये होता है कि प्लान करना, कि जो कैपिटल है उसको प्लान करना कि हम किस तरीके से ये प्रोटेक्ट करेंगे, इसके अंदर निवेश करके। दुर्ग निवेश किसके लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। और दुर्ग विधाना में क्या है कि जो क्षेत्र है उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे चीजें बनाएंगे जिससे जो खेती है, जो उत्पन्न उर्वरकता है, वो बढ़े। और देखिए ये जो फोर्टिफिकेशंस हैं, ये दो हमारे जो राज्य के जो पर्पस हैं उसको प्रमोट करते हैं। पहला तो ये है कि ये लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये राज्य की सुरक्षा और राज्य को ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज बनाने में मदद करते हैं। पांचवा जो है कोश यानी
ट्रेजरी, धन या वेल्थ कह लीजिए। देखिए वेल्थ इज पावर, ठीक है, मनी इज पावर, ये कौटिल्य जानते हैं, वेल्थ इज पावर। तो ये बात करते हैं कि राजा को हमेशा अपने जो कोष है उसको निरंतर बनाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो राज्य का जितना भी कल्याण है वो सब उसके कोष पे ही नियंत्रित रहता है। आर्मी को मेंटेन करने के लिए भी कोष की ही जरूरत है। ये जो कोष को बढ़ाने के लिए जो कौटिल्य बोलते हैं, ये नहीं है कि किसी दूसरे किंगडम पे आप हमला कर दें और वहां से सारा चीज लूट लें, नहीं। जो मीन्स होना चाहिए जो वेल्थ को क्रिएट करने के लिए या फिर जो धन इकट्ठा करने के लिए, धन लाने के लिए, वो हमेशा लेजिटिमेट होना चाहिए। तो ऐसे राज्य जहां पे धर्म का पालन नहीं है तो कौटिल्य ये सलाह देते कि उसे अटैक करके राजा जो विजुजिशु है, जो स्वामी है, वो उसे एक्वायर कर ले और जितना भी प्रॉपर्टी है उसको अपने अंडर में ले ले और लोगों वहां पे उस स्थान पे धर्म और दंड का स्थापना करे। और दूसरा मीन्स क्या है कि और ये सारे लेजिटिमेट और सही धार्मिक तरीके से धन अर्जित होना चाहिए। दूसरा है रिवेन्यू कलेक्शन, कि जो कौटिल्य बहुत तरीके के टैक्स की बात करते हैं, लैंड टैक्स हो गया या फिर जो वस्तु और सेवाओं के कर की बात करते हैं, इन सब टैक्सों के माध्यम से भी जो आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी टैक्स, इन सब की बात करते हैं। तो इन सब से हम जो राज्य का जो कोष है उसको समृद्ध कर सकते हैं। उसके बाद जो सिक्स्थ है वो है दंड, ठीक है, जिसको बल भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे ना आप अपने बाहर के राज्यों और अंदर के राज्य, अंदर डोमेन और आउटर डोमेन में दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं दंड के माध्यम से। तो बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, ये बात करते हैं कि हेरिडेटरी आर्मी होनी चाहिए। और देखिए जो आर्मी होती है वो हमेशा हेरिडेटरी ही होती है, यानी वंशानुगत होती है। ये तो मॉडर्न टाइम है जहाँ पे ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट का आइडिया है, बट अगर हम देखें जो आर्मी होती है वो हमेशा हेरिडेटरी होती है, वंशानुगत होती है। क्योंकि जो ट्रस्ट होता है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है आर्मी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हेरिडेटरी इसमें मदद करती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आज के टाइम पे तो जो नॉलेज है वो बहुत जगहों से हमें प्राप्त हो जाती है, बुक्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मगर पहले के ज़माने में इस तरीके से ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं थी। तो जो नॉलेज होती थी वो कई बार कास्ट के अंदर रहती थी, क्लैन के अंदर रहती थी, वंश के अंदर रहती थी। उस नॉलेज को सीखने के लिए बहुत टाइम लगता था और वो जो अगर कोई व्यक्ति उसी हेरिडेटरी से आ रहा है, उसी समाज से आ रहा है, तो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेता था। तो आर्मी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बल जिसे बोलते हैं, जिसे आर्मी यहां पे दंड का मतलब यह है कि जो राज्य है, राज्य के अंदर भी जो लोगों को नियंत्रित करने के लिए भी हमें दंड की जरूरत है, पनिशमेंट की जरूरत है। तो आर्मी एक तरह से राजा की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उसको जितना भी काम है वो एक बल के माध्यम से ही कर पाता है और वो बल आर्मी उपलब्ध कराती है। अगर हम देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि आर्मी का किस तरीके से रखरखाव होना चाहिए, मेंटेनेंस किस तरीके से होगा। दूसरा, हम वो आर्मी में बहुत तरीके की आर्मी की बात करते हैं, एलिफेंट होने चाहिए, चैरियट्स होने चाहिए, नेवल फोर्सेस होने चाहिए, बहुत तरीके की आर्मी की बात करते हैं, रथ वाले होने चाहिए, पैदल चलने वाले सैनिक होने चाहिए, घुड़सवार होने चाहिए, शास्त्रागार होने चाहिए। तो इन सब की बात करते हैं कौटिल्य दंड के अंतर्गत। जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें जो अंतिम है वो है आपका मित्र या सुहृद, या फिर जिसे अलायंस बोल सकते हैं। अब देखिए आज के टाइम पे तो आपके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मगर जो कौटिल्य है उनके राज्य को दूसरे राज्य से क्रिया करने के लिए मित्र हमेशा जरूरी है। मित्र को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि एक राज्य खुद अपने आप को अकेले ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसको मित्र की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मित्र जो है फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशन आज के संदर्भ में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौटिल्य बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र होना, जिसमें वो दो तरीके की मित्र की बात करते हैं। एक होता है सहज मित्र और एक होता है कृत्रिम।
देखिए यहाँ पे जो सहज मित्र है उसका मतलब यही है कि नेचुरलाइज, कि ऐसा ऐसा मित्र देश जो बहुत पुराने टाइम से आपका मित्र बना हो, एकदम विश्वास वाला देश हो। और जो कृत्रिम है वो केवल और केवल आप अपनी संपत्ति, अपने जीवन को बचाने के लिए कई बार रणनीतिक तौर पे हम दोस्त को बनाते हैं, तो कृत्रिम दोस्त की भी बात करते हैं। ठीक है। और कौटिल्य हमेशा से अपने राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाए रखना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने मित्र को एक राज्य के इंपॉर्टेंट अंगों में से एक माना है। कौटिल्य है वो हमेशा सहज, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक संयोगी है, उनको ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि वो भरोसेमंद होते हैं। तो ये जो 7 सिद्धांत हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, इन 7 सिद्धांतों का जो प्राचीन समय में जो राज्य है, इन 7 सिद्धांतों के हिसाब से गठन होता था राज्य का। अगर देखें, अगर हम आज के टाइम पे भी देखें तो यही सब चीजें भी मॉडर्न टाइम में ही है। जो स्वामी है आज के टाइम पे क्या है, वो आपका एक तरीके से ये मान लीजिए सॉवरेन है, प्रभु है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको लिख सकते हैं आप, जो है। उसके बाद जो अमात्य है, अमात्य आपका पूरा जितना भी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्वामी को अगर हम राष्ट्रपति भी मान लें अगर स्टैंप के तौर पे, और अमात्य जितने भी जो डिसीजन लेने हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जितने भी लोग हैं, प्रधानमंत्री, ये सब यहाँ पे आ जाते हैं। जनपद वही आपका टेरिटरी और पॉपुलेशन हो गया। दुर्ग आपका जितने भी आपकी जो सीमाएं हैं, जो आर्मी जहां जहां पे है, कोस जो फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो आज के टाइम पे भी अगर हम देखें तो राज्य में ये सब चीजें हैं। मिलिट्री मॉडर्न टाइम में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और वही जो मित्र हैं वो आज के टाइम पे भी। तो ये जो एंशिएंट टाइम में जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है, तो आज भी उस स्वरूप में नहीं है, मगर उसी सेंस में राज्य एक तरह से निर्मित हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, मोनार्कल स्टेट है। आज के टाइम पे जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है। ठीक है, जहां पे जो लोग हैं वो नियुक्त कर रहे हैं अपने स्वामी को, और यहाँ पे क्या है, जिसके अंदर वो काबिल है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो सेंट्रलाइज कर सकता है, जो राज्य को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो राजा बन रहा है। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप अपने सुझाव लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।